जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतिम आगाज़ में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। वैसे इससे पहले माफ़ी चाहूँगा कि हमारे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे थे, लेकिन कुछ कारण था, वो अब ख़त्म हो चुके हैं और अब से हमारी क्लासें कंटिन्यू आएंगी। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो देखिए, राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ बातें हमने पहले कर ली थी, कुछ बातें हम अब आज नहीं करेंगे। तो उससे पहले हम पुरानी बातों को ही एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे, उसको आपको रिकॉल करवाएँगे, साथ में हम भी उसको रिकॉल करेंगे। तो देखिए, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, अगर हम किसी भी चीज़ के एक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम उसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि आखिर ये कहाँ पर है? इसका नाम आखिर वास्तव में है क्या? क्या पहले भी इसका कुछ और नाम था? इस तरह से हम इसकी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, राजस्थान कहाँ पर है? भाई, राजस्थान भारत के अंदर उत्तर-पश्चिम दिशा में है राजस्थान। यह एक पतंगाकार आकृति का है। और एक हम बात करें, इसका प्राचीन नाम हमें जैसे कि मिलता है, ऋग्वेद में हमें इसका नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। उसके बाद में फिर रामायण काल आता है, तो उसमें नाम मिलता है मरुकांतर। तो आप कहेंगे कि सर, आपने ऋग्वेद बता दिया, रामायण बता दिया, महाभारत में से क्या कहते थे? देखिए, महाभारत में इस पूरे क्षेत्र को कोई नाम नहीं मिला है। इसके जो पार्ट हैं, जो अलग-अलग पार्ट हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपके बीकानेर वाले क्षेत्र को जांग प्रदेश कहते थे, अलवर भरतपुरा क्षेत्र को मत्स्य, कुरु, इस तरह के कुछ नाम दिए गए थे, जो कि अगर हम जब हम इसके रियासतों के बारे में जब पढ़ेंगे इतिहास, तो उसमें हम इसका नाम को पढ़ लेंगे। बाकी इस पूरे क्षेत्र का नाम जब हम पढ़ेंगे, तो ऋग्वेद में मिलेगा हमको नाम इसका ब्रह्मवर्त, और रामायण काल में मिलेगा इसका नाम मरुकांतर। बाकी इसके अन्य नाम मरुवाड़, मरु प्रदेश, रायथान, रजवाड़ा, कुछ इस तरह के इसके अन्य नाम मिलते हैं। अब देखिए, जब हम इसका नाम पढ़ते हैं राजस्थान, हम हमको राजस्थान नाम कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो राजस्थान हमने देख लिया था, राजस्थान नाम मिलता है हमको बसंतीगढ़ शिलालेख, जो कि सिरोही में है, उसके अंदर हमको नाम मिलता है राजस्थानिया नृत्य करके। अब ये नाम हमको मिल तो गया है, पर पक्का नहीं पता होता कि ये नाम राजस्थान भूभाग के लिए है या फिर राजस्थान के किसी विशेष व्यक्ति के लिए यह नाम है। तो उसके बाद में अब हम देखते हैं कि ये जो शिलालेख था, ये कब का था? ये था 682 बीसी का। और अगर हम बात करें ईस्वी की, तो ये 625 ईस्वी का शिलालेख था। अब बसंतगढ़ शिलालेख हो गया, राजस्थान द्वितीय नाम हो गया। ठीक है, प्राचीन नाम मिल गया हमें, क्या हमें सबसे पहले ये लिखित में इस तरह से इस शिलालेख में ये नाम मिलता है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष ने इसका नाम क्या रखा था, वो हम देखेंगे। देखिए, व्यक्ति विशेष ने इसका नाम कुछ इस तरह रखा था। पहले इसका नाम क्या था? राजपूताना। जो आपका मध्यकाल से मतलब कि जो काल था अंग्रेजों का, उसके अंदर इसको कहते थे राजपूताना। उसके बाद में इसका नाम दिया गया राजस्थान। तो राजपूताना के जब हम बारे में बात करते हैं, तो राजपूताना नाम किसने दिया था? राजपूताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने। ये जॉर्ज थॉमस कौन थे? भाई, ये आयरलैंड के निवासी थे। लेकिन जब अब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार है, तो भाई ये भी अपना कुछ अधिकार करने अपनी अपनी नौकरी लेने आ गए। तो इस तरह से ये भारत के अंदर नौकरी कर रहे थे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर। जो ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया थे, उनके जॉर्ज थॉमस अंग्रेजी कमांडर थे। क्या थे? अंग्रेजी कमांडर थे। अब जब ये ग्वालियर में अंग्रेजी कमांडर थे, तो ग्वालियर के जो पश्चिम में जो जितनी भी रियासतें थी, ग्वालियर के पश्चिम में आपको पता है भाई राजस्थान है, तो पश्चिम में जो झालावाड़, कोटा, बूंदी, इस साइड जो रियासतें थी, वो उस पर अधिकार सबसे ज़्यादा राजपूतों का था। तो इसलिए इन्होंने पश्चिम की रियासतों को राजपूताना नाम दिया, या उससे कहें हम कि उसको इन्होंने राजपूताना नाम से संबोधित किया। अब इसके बाद में इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? भाई, अगर हम किसी भी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी इतिहास देखेंगे, तो हम एक-एक प्रूफ को लेके चलेंगे कि आखिरकार ये प्रूफ आया कहाँ से? इसकी हमें जानकारी कहाँ मिलती है? तो देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले राजपूताना। राजपूताना, ये राजपूताना मैंने अभी आपको बताया था, नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस। कब दिया था ये नाम भाई साहब इन्होंने? इसकी जानकारी मिलती है कि इन्होंने ये नाम दिया था सन 1800 में। जानकारी मिलती है 1800 में कि इन्होंने ये नाम 1800 में दिया था। बल्कि ये पता कब पड़ता है हमें? ये पता हमको पड़ता है 1805 में। इनके दोस्त हुए थे विलियम फ्रैंकलिन। उन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी, क्या थी उनकी पुस्तक? द मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मेमोयर्स, इसको हम मेमोराइज भी कह सकते हैं, द मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये एक बुक थी इनकी। इसके अंदर इन्होंने राजपूताना नाम का उल्लेख किया था। इस बुक का किसने लिखी थी ये बुक? ये भाई, ये बुक थी विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई थी। विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने इस बुक को लिखा था, या हम कहें कि इस बुक के बारे में बताया था 1805 में, कि इन्होंने राजस्थान के जो पश्चिमी रियासतें थी, उनको राजपूताना नाम से
संबोधित किया। 1805 में इनकी ये बात हो गई। बुक का नाम क्या था? द मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। इस बुक का जबकि विमोचन किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने इसका विमोचन किया था। अब देखिए, हमें यहाँ से सिर्फ यही बात याद रखनी है कि राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 में। ठीक है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की, हमें दो बातें और याद रखनी है। पहली क्या कि भाई ये राजस्थान में आए थे 1798 में। ये राजस्थान में 1798 में आए थे। ठीक है भाई। राजस्थान में 1798 में आ गए। 1800 में इन्होंने राजपूताना नाम दिया। एक हमें याद रखना है, इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 1802 में। वो हमें याद क्यों रखनी है? क्योंकि मृत्यु हुई थी बहरामपुर में। ये बहरामपुर आपका कहाँ था? ये आपका आता था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। बंगाल प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी अब देखिए, ये चीज़ तो सिर्फ याद रखने वाली है ही है कि राजपूताना नाम दिया जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया? 1800 में। पता कब लगा? 1805 में इनकी बुक आई थी द मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। तो ये जॉर्ज थॉमस की बात हो गई। लेकिन ये राजस्थान में कब आए थे? 1798 में आए थे। कहाँ पर आए थे भाई? ये शेखावटी क्षेत्र में आए थे। ठीक है भाई साहब, शेखावटी क्षेत्र में आए थे ये। मृत्यु कब हुई थी इनकी? इनकी मृत्यु हुई थी बहरामपुर में। बहरामपुर कहाँ था आपका? बंगाल प्रेसिडेंसी में। कब हुई थी? एक डेट याद रखना आप, 22 अगस्त। 22 अगस्त 1802 ये इनकी मृत्यु डेट है। जॉर्ज थॉमस से सिर्फ हमको ये चीज़ याद रखनी है। आप इसको देख लीजिए एक बार कि राजपूताना जॉर्ज थॉमस नाम आया था 1800 में। बुक आई थी 1805 में, द मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसे लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे? 1798 में आए थे, शेखावटी क्षेत्र में। मृत्यु कब हुई थी? 1802 में हुई थी, बहरामपुर बंगाल प्रेसिडेंसी में, 22 अगस्त 1802 को। अब यह आता नाम होता है राजपूताना। क्यों होता है? क्योंकि राजपूताना जरूरी था। राजस्थान से पहले इसका नाम राजपूताना था, तो हमको राजपूताना के बारे में भी एक बार देखना था, उसकी जानकारी हासिल करनी थी। तो फिर इसके बाद अब अगला नाम आता है राजस्थान। देखते हैं हम राजस्थान वर्तमान नाम, जो हमको काफ़ी अच्छी तरह से पता होता है कि इसका नाम राजस्थान है। इस क्षेत्र का हम कहते हैं राजस्थान नाम क्यों है इसका? क्यों है भाई राजस्थान नाम? आप सीधी बात है, हम यही कहेंगे राजाओं का स्थान, कि यहाँ पर राजाओं ने निवास किया था, राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। ये राजाओं का एक स्पेशल स्थान है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं राजस्थान। भाई किसने कहा ये बात? अबे हमने तो नहीं कहा, कि हम तो आज इसको पढ़ रहे हैं। कहा तो किसी और ने था। किसने कहा था? ये बात कही थी आपकी कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, ये बात इन्होंने कही थी। क्यों कही थी भाई? अगर कही है तो क्यों कही है? ये इसलिए कही थी। पहले देखिए कर्नल जेम्स टॉड है कौन। कर्नल जेम्स टॉड अपने राजस्थान के जो इतिहास है उसके पितामह है। इन्होंने ही राजस्थान का इतिहास सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा था। हर तरह से इन्होंने ही इसको, राजस्थान के इतिहास को तरीके से लिखा। हर बात को बारीकी से देखा, अपने हर जगह यात्रा करी, तो उस इस तरह से इन्होंने राजस्थान का नाम लिया दिया भी, और कुछ इन्होंने इतिहास भी लिखा। तो देखिए, इन्होंने सिर्फ राजस्थान नाम नहीं दिया था, इन्होंने एक नाम और दिया था, रायथान। इन्होंने दो नाम दिए थे। अब इन दोनों में से अंतर तो थोड़ा बहुत ही है, और बाकी नाम इसका तो ये मिलता है राजस्थान का, कि जो राजाओं को जो निवास प्रांत होता है उसको साहित्य या फिर जो देसी बोली बोलचाल होती है उसमें राजाओं के प्रांत स्थान को, जहाँ पे निवास प्रांत होता है, उसको राजस्थान कहते थे। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम राजस्थान भी दिया। और फिर उन्होंने इसका राजस्थान नाम कहाँ पर दिया? इनकी भी एक बुक आई थी, सबों ने अपने नाम अपनी बुक में लिखे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जो मनगढ़ंत बोलेगा। अगर इतिहासकार है तो उस चीज़ को लिखेगा, उस चीज़ को बताएगा कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे लिखा है और आप पढ़ो इसको। तो मतलब ये है कि हाँ उसने इस तरह से कुछ लिखा है। इनकी बुक आती है क्या? बुक आती है क्या? वो आती है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी बुक आती है। तो इसके अंदर इन्होंने राजस्थान नाम दिया। ठीक है भाई, क्योंकि भाई बुक का नाम जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, तो साफ पता लग रहा है कि इन्होंने राजस्थान को राजस्थान नाम इन्होंने ही दिया था। ये नाम इन्होंने दे दिया। बाकी इन्होंने नाम एक रायथान भी दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। ये बुक कब आई थी? ये बुक भी ध्यान रखनी है। ये बुक आई थी 1829 के अंदर, ये इनकी बुक आती है। इसी बुक का एक दूसरा पार्ट आता है, या तो हम कह लें इसका सेकंड पार्ट, या इनकी सेकंड बुक। वो सेकंड बुक क्या सी आती है आपकी? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स। द सेंट्रल एंड
वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इस बुक का सेकंड पार्ट आता है, या हम कहेंगे इनकी सेकंड बुक आती है, जिसके अंदर इन्होंने राजस्थान नाम को उल्लेख किया, या फिर हम कहेंगे यहाँ मतलब कि हमको सिर्फ याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड की दो बुक हैं। कौन सी है? एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये दो बुक याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी ली जाती है कि कर्नल जेम्स टोड की इनमें से कौन सी बुक्स नहीं है या कौन सी बुक है। तो इस तरह से, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, भाई इन्होंने इतिहास लिखा है तो हर जगह पर इनकी बातें आएंगी। इन्होंने हर रियासत के अंदर अपनी अपनी एक कलम चलाई है, हम कहें अपनी अपनी टांग घुसेड़ी है। कर्नल जेम्स टोड, एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बुक कब आई थी? 1838 में आई थी। नाम दिया था राजस्थान सर्वप्रथम इन्होंने। तो आपका एक ये होता है नामकरण कंप्लीट होता है राजस्थान का। पहला नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने, राजपूताना। इन्होंने नाम दिया था राजस्थान और रायथान। रायथान का अर्थ क्या होता है? राजाओं का निवास प्रांत को रायथान कहते थे। तो ये राजस्थान को उल्लेख मिलता है। राजस्थान, इसका तो हमें पता ही है कि राजाओं का स्थान, जहाँ पर राजपूत राजाओं ने या राजाओं ने शासन किया है, जो शासन करते थे, या फिर आज भी उनका नाम चलता है, शासन तो नहीं करते। तो ये हमको नाम मिल जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, आखिर राजस्थान के अंदर किसने शासन किया? आखिर यहाँ पर शासन करने वाले हुए कौन? वो कहाँ से आए थे? वो कौन थे? और हमारा नई चैप्टर, नई क्लास ये चलती है। बाकी तो अभी हमने पुरानी चीज़ें रिकॉल करी थी, थोड़ी हमने उसे और अच्छी तरह से रिवाइज किया था, पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के अंदर किस किस ने शासन किया, या यहाँ पर कौन कौन आए थे और वो कैसे हुए। जी हाँ, तो फिर कर्नल जेम्स टॉड कंप्लीट होते हैं। प्रथम नाम इन्होंने दिया था राजस्थान। अब आपको एक बात बता दूं, वर्तमान समय वो समय नहीं जो पहले था। वो कैसे? कि पहले हम याद करते थे फर्स्ट, कि प्रथम क्या है, प्रथम कौन है, हम ये चीज़ याद करते थे और ज़्यादातर एग्जाम में वो चीज़ पूछी जाती थी। पर अब टाइम अलग हो चुका है, और फर्स्ट चीज़ हर किसी को याद है, और वो सेकंड चीज़ देखते हैं कि सेकंड चीज़ किसको याद है। जैसे कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री सबको पता है, कौन है? जवाहरलाल शास्त्री थे प्रथम मुख्यमंत्री। दूसरे कौन थे? क्वेश्चन में अगर कभी आ जाए क्वेश्चन इस तरह से, तो जो पढ़ के जाता है उसको पता होती है, अगर वो डीपली पढ़ता है। बाकी जो हम वन लाइनर जो पढ़ते जो है, वन लाइनर नोट्स वगैरह, उसमें नहीं लिखा रहता कि सेकंड कौन था, उसमें फर्स्ट ही दिखाएंगे, फर्स्ट और लास्ट। सेकंड थे आपके सी एस वेंकटाचारी शायद, हाँ ये थे सी एस वेंकटाचारी। तो उसी प्रकार से राजस्थान का प्रथम नाम दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। लेकिन दूसरी बार राजस्थान का नाम किसने दिया? और आगे भारत आज़ाद होने से पहले राजस्थान का दूसरा नाम किसने दिया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से। तो अगर आप, मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, मैं इसको नेक्स्ट लेसन बताऊंगा। बाकी आप सभी पहले, अगर आपको पता है, थोड़ा ढूंढिए, सर्च करिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको कि राजस्थान का दूसरी बार नाम किसने दिया था। तो हम फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं और आगे देखते हैं राजस्थान में कौन शासन करता है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं राजस्थान में छठी शताब्दी से पहले, छठी शताब्दी से पहले शासन था मौर्यों का। किसका था? मौर्यों का। मौर्यों के बाद में राजपूत आए थे। मौर्यों का शासन था छठी शताब्दी से पहले, छठी शताब्दी के बाद राजपूतों का उदय हुआ। तो राजपूत, यहाँ लिखेंगे हम राजपूत। तो राजपूतों का उदय होता है छठी शताब्दी के बाद। इससे पहले था मौर्य शासनकाल। तो राजपूतों की उत्पत्ति हुई कैसे, ये हमारा आज क्लास रहेगी, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में ढेर सारे मत हैं, और किसी के अपने अपने एक विचार हैं, अपनी धाराएं हैं, विचारधाराएं हैं। अब एग्जाम में तो ये चीज़ नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर आप, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, अगर इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो हम सिर्फ पढ़ के नहीं जाएंगे, हम उसके बारे में रिसर्च भी करेंगे। अगर भाई उसने भी, अगर जो पीछे जो हमारे बंदा बैठा पड़ा है उसने रिसर्च करी है, क्योंकि वही हमारा एग्जाम सेट कर रहा है, तो हम भी तो रिसर्च करेंगे ताकि हम उसके लेवल से क्वेश्चन को देख सकें। तो हम भी देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई कैसे, किसके क्या मत थे। थोड़ा बहुत हमको ये जानकारी जरूरी भी है। अगर हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो हमको अपने जगह के बारे में, अपने स्थान के बारे में इतना तो मालूम होना ही चाहिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं कि सबों ने अपने अपने मत दिए। सबों ने सबसे ज़्यादा मत ये दिए कि ये जो है, मतलब कि देवताओं से उत्पन्न हुए हैं, देवी देवताओं से, सूर्य चंद्र ये यहाँ से निकले हैं, ये देवी देवताओं की संतान है। कौन? राजपूत। अब हम देखते हैं कि शायद राजपूत, यार अब देवी देवता ऐसे कैसे आ सकते हैं। हम साइंस की दुनिया में हैं इस टाइम पर, विश्वास नहीं करते कि आखिरकार कोई देवी देवता या फिर सूर्य चंद्र से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है। ज़्यादातर इसके बारे में
सवाल उठाया था, जो यूरोपियन विद्वान थे, कुछ स्थानीय विद्वान भी थे, उन्होंने कहा था कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूर्य, चंद्रमा, देवी देवता यहाँ से तो नहीं आए होंगे। ये हो सकता है कि हाँ, ये एक विदेशी थे। अब उन्होंने विदेशी कह दिया, कुछ ने कह दिया कि नहीं यार, ये क्षत्रिय थे। अब क्षत्रिय कह दिया, कुछ ने विदेशी कह दिया। अब इससे काफी मत अलग हो गए। अब पहले देखते हैं कि भाई आखिर वो सूर्य चंद्र से क्यों इसकी तुलना कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे ताकि राजपूतों को बिल्कुल विशुद्ध बताया जाए कि ये एकदम विशुद्ध जाति है, ये अलग ही है। और वाकई में हमको देखते भी हम कि ये बिल्कुल अलग है। इन्होंने काफी सारे युद्ध करे राजस्थान पर, विदेशी आक्रांताओं को आने ही नहीं दिया। अगर आए तो उनसे इस तरह युद्ध किया कि खुद की जान गंवा दी, लेकिन हार नहीं मानी। तो इस तरह से उनको अच्छा भी दिखाना था, तो अच्छा कैसे दिखाएंगे कि ये देवी देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन यूरोपियन कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके देसी लोग हैं, क्षत्रिय हैं, या फिर ये इनके कोई वंशज वगैरह हैं। तो इस तरह के अब काफी सारे मत आ गए, तो अच्छा नहीं लगता कि एक ही बात को लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है क्या करा, इनके काफी सारे वर्ग बना दिए, इनको वर्गों में बांट दिया अपने अपने वंशों के आधार पर। काफी सारे जो इतिहासकार हुए थे, उन्होंने अपना अपना वंश निकाल दिए कि नहीं, ये राजपूत इस वंश से है, किसने कहा कि नहीं, ये राजपूत इस वंश से है। तो हमको सिर्फ उनके बारे में ये देखना है कि किस लेखक ने या फिर किस विद्वान ने इनको किस वंश में रखा और क्यों रखा, और एक उसकी पुष्टि कहाँ से करी, ये देखते हैं। तो सबसे पहले इनके जो वंश आते हैं, 5 वंश इनके देखे जाते हैं। तो 5 वंशों में सबसे पहले हम लेंगे अग्निवंशीय। अग्निवंशीय। और दूसरा आपका आता है सूर्य व चंद्रवंशीय। तीसरा आता है आपका ब्राह्मण वंशीय या ब्राह्मण वंश। चौथा आता है आपका गुर्जर वंश। और पांचवा ये आता है आपका विदेशी, ये विदेश से आए थे, विदेशी वंश। अग्निवंशीय, सूर्य व चंद्रवंशीय, ब्राह्मण वंशीय, गुर्जर वंश और विदेशी वंश। अब इनके बारे में हम बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से है कि अग्निवंश का मत सबसे पहले किसने दिया। भाई अग्निवंश का मत दिया था चंद्र बरदाई हुए थे, एक लेखक। कौन? चंद्र बरदाई। सिर्फ यह लिखना है, अग्निवंशीय चंद्र बरदाई ने कहा। किसमें कहा? भाई इनका एक ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों को अग्निवंश कहा। और इन्होंने राजपूतों को 4 वंशों में बांटा। 4 वंश कौन कौन से थे आपके? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और एक आप कहते हैं चौहान। इन्होंने ये 4 वंशों में बांट दिया राजपूतों को। कौन कह रहा है ये बात? चंद्र बरदाई कह रहा है। किसमें कह रहा है? पृथ्वीराज रासो में कह रहा है। क्या कह रहा है? कि ये प्रतिहार है, परमार, चालुक्य, चौहान, ये वंश है ये। अब ये कैसे कहते हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये बताते हैं ऐसे कि जो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान थे, ये जो है हवन कुंड, मतलब कि जो यज्ञ कुंड था, उससे उत्पन्न हुए हैं। किसने उत्पन्न किए हैं ये ऋषि वशिष्ठ उत्पन्न किए हैं। कि ऋषि वशिष्ठ माउंट आबू पर अपनी तपस्या करे थे, तो उन्होंने अपने यज्ञ कुंड से इन 4 वंशों को उत्पन्न किया। क्यों किया? क्योंकि जो वहां पर तपस्या वगैरह थे, राक्षसों जो है वहां पर आते थे और उनकी तपस्या को भंग करते थे। तो उसकी वजह से इन्होंने राक्षसों के संहार के लिए ऋषि वशिष्ठ ने इन 4 वंशों को उत्पन्न किया अपने यज्ञ कुंड से। अब ये बात किसने कही है? चंद्रवर्धन ने। लेकिन अब आगे लेखक आ गए, वो कहते हैं अरे यार, कोई अग्नि से या फिर कोई यज्ञ कुंड से कोई निकल सकता है क्या? नहीं माना उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा कि यह केवल कवियों की मानसिक कल्पना है। क्या कहा? कि कवियों की मानसिक कल्पना है। जैसे होता है ना कि जो कवि होते हैं वो कुछ भी कह देते हैं, उनका थॉट कुछ और होता है, लेकिन वो उसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ज़्यादातर ऐसे प्रेम वगैरह की बातें होती हैं, मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, हवाओं को मोड़ लाऊं, फलाना ढिमाका, जाने क्या क्या होता है। तो आखिर वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई मैं सब कुछ कर दूंगा, सीधी सी बात ये है। बाकी तो बात घुमाने के लिए है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उस तरह से। तो ये बात जो कही थी कि भाई ये यज्ञ कुंड से हुए हैं, ये सिर्फ एक कवि कल्पना है, मानसिक कल्पना है। जबकि इतिहासकार ये मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि जब विदेशी आक्रांताओं का जब जमघट आने लगा राजस्थान में या भारत में, तो इन 4 वंशों ने अपने आप को उनसे लड़ने के लिए सजग किया। तो इस तरह से कुछ बात हुई होगी। तो इस वजह से अब इन्होंने कहते चंद्रबरदाई ने कि ये जो है हवन से निकले हैं, यज्ञ कुंड से बाहर निकले हैं। जबकि
असल में ऐसा हुआ होगा कि कोई विदेशी आक्रांता आ रहे होंगे, लूटपाट कर रहे होंगे, तो उनसे लड़ने के लिए इन 4 वंशों ने अपने आप को सजग किया और उनसे युद्ध किया। तो इस तरह का उल्लेख मिलता है अवनी वंश का, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान को भी। अगर देखिए, अगर वाकई में ये अगर मानते चंद्रबरदाई कि ये ही 4 जातियां हैं राजपूतों की, तो ये अपने इस ग्रंथ में, इसी पृथ्वीराज रासो में, राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख नहीं करते, और उनको जो है किसी को सूर्यवंशी कह रहे हैं, किसी को चंद्रवंशी कह रहे हैं, कुछ अलग अलग इनको यादव भी कह रहे हैं, तो ऐसे नाम दे रहे हैं, तो वो नाम नहीं देते ये। अगर वाकई में अगर यही बात सच होती तो साफ बात है कि यह कवियों की मानसिक कल्पना है। अब इसके बाद में अगले हम बात करें सूर्य व चंद्रवंशी। ये बात किसने कही थी भाई? ये बात कही थी आपके डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा, इनका पूरा नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हमसे बता लिखेंगे कि ये सूर्य व चंद्रवंशी बात किसने कही? डॉक्टर ओझा ने कही थी। भाई इन्होंने जो है, इनकी पुष्टि कहाँ मिलती है? भाई इसकी पुष्टि मिलती है पृथ्वीराज रासो में। ये पुष्टि कहाँ मिलती है? भाई ये पुष्टि करते हैं जो भी लेख हैं, साहित्य हैं, उनसे ये इस चीज की पुष्टि करते हैं। जैसे कि आठपुरलिख हो गया, आबू के शिलालेख हो गए, तो उनमें इनको दिखता है कि नहीं यार, ये चंद्रवंशी सूर्यवंशी है। जैसे कि एक श्रृंग ऋषि का अभिलेख आता है, उसके अंदर जो गुहिल राजपूत है उनको रघुकुल तिलक से उत्पन्न बताया गया है। इसमें आपके श्रृंग ऋषि अभिलेख में जो गुहिल राजपूत हैं उनको रघुकुल तिलक से उत्पन्न होना बताया गया है। ऐसा ये कहते हैं। कौन कहते हैं? आपके डॉक्टर ओझा। रघुकुल तिलक मतलब कि श्री राम के वंशज क्या थे? सूर्यवंशी थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। तो ये डॉक्टर ओझा ने कह दिया सूर्य व चंद्रवंशी है। और वैसे ही जो ये पृथ्वीराज हम्मीर काव्य है, और आप ये चरित्र का कुछ नाम था, उसके अंदर भी चौहानों को चंद्रवंशी कहा गया है, सूर्यवंशी भी कहा गया है, मतलब कि अलग अलग मत दिए गए हैं। हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि सूर्य व चंद्रवंशी कहा डॉक्टर ओझा ने। अब बात आती है ब्राह्मण वंश की। ब्राह्मण वंश के बारे में कौन कहता है? इसके बारे में कहते हैं डॉक्टर डी आर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर लिखते थे हम, डॉक्टर भंडारकर। और विदेशी मत को ये बोलते हैं, नहीं मतलब कि विदेशी नहीं, सॉरी, ब्राह्मण वंश को बोलते हैं डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि ये विदेश से आए थे। अरे यार, ब्राह्मण, सॉरी, डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे हैं? कि भाई राजपूतों में कुछ ऐसे भी थे जो धर्म में लीन थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो इस वजह से उन्होंने इनको ब्राह्मण वंश कहा। जैसे कि आपके जो चौहान है, इनको कहा गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, और इनके लिए शायद ब्रह्मकुलीन शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे तो ब्राह्मण वंश डॉक्टर भंडारकर, ये इन्होंने नाम दिया। अगला आता है गुर्जर वंश। तो गुर्जर वंश का भी किसने दिया था? डॉक्टर भंडारकर ने। लेकिन इनके साथ में एक और आते हैं, सीवी वैद्य। डॉक्टर भंडारकर व सीवी वैद्य। डॉक्टर भंडारकर तो वही कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है और गुर्जर है। इन्होंने गुर्जर भी कहा है डॉक्टर भंडारकर ने, लेकिन सीवी वैद्य क्या कह रहे हैं कि ये विदेशी गुर्जर है। क्योंकि आपको पता है कि गुर्जरों को और प्रतिहारों को पुराणों में विदेशी के संदर्भ में कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गुर्जरों का और हुणों का जो संबंध है वो एक जैसा मिलता है। ये वैसे तो उत्तर पश्चिम की एक जाति थी, जो उत्तर पश्चिम विभाग में फैली हुई थी, गुर्जर जाति। तो ये कहते हैं कि भाई ये विदेश के तो है, क्योंकि पुराणों में मिलता है कि गुर्जर विदेश के होते हैं। लेकिन जो एक बात और कहते हैं कि गुर्जर वंश इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि यह गुजरात पर इनका शासन था, तो इसलिए इन्हें गुर्जर वंश कहा गया है। लेकिन अगर हम पुराणों की बात माने, जो एक सिद्धांतिक बात है, तो उसमें लिखा गया है गुर्जर और हुण ये सब के सब कहाँ के थे? ये विदेश के थे। तो गुर्जरों को वंश किसने कहा है? डॉक्टर भंडारकर और सीवी वैद्य ने। अब विदेशी वंश, इसको कौन कहेगा? इसको तो वही कहेगा जो विदेश का होगा। विदेश का कौन है? रोड, ये विदेश के हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये विदेशी है। क्यों कहा? क्योंकि जो शक सीथियन, जो यूची जो जातियां थी, उनसे इन राजपूतों के जो ये क्या कहते हैं रीति रिवाज थे, वो मिलते थे। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ करना हो गया, सूर्य पूजा करना हो गया, शस्त्रों की पूजा करना हो गया, ये सब जो विदेशी जातियां थी ये वो करती थी। तो इसलिए टॉड ने कहा कि ये विदेशी वंश है। अब हमको यहाँ पर एक सिर्फ क्या याद रखना है? अग्निवंशी थे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर। क्या उन्होंने क्या वंश रखे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। सूर्य व चंद्रवंश ने किसने कहा? डॉक्टर ओझा ने। पुष्टि कहाँ से करते हैं ये पुष्टि करते हैं अभिलेखों से, जो पुराने अभिलेख मिले हैं वहां से ये इस चीज के बारे में बताते हैं। ब्राह्मण वंश का उल्लेख कौन करता है? डॉक्टर भंडारकर। किससे? ये करते हैं बिजौलिया शिलालेख। ये भूल कैसे बताना मैं आपको, बिजौलिया शिलालेख में मिलता है हमको इस तरह की बातें। बिजौलिया शिलालेख, और इससे बिजौलिया शिलालेख, इसके अंदर मिलता है। डॉक्टर भंडार कहते हैं बिजौलिया शिलालेख से कि राजपूत ब्राह्मण है, जिसके अंदर चौहानों को बताया गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, गुहिलों को भी ब्राह्मण बताया गया है। कौन सा? नगरीय ब्राह्मण को जैसे करके बताया गया है।
गुर्जर वंश के बारे में कौन कहता है? डॉक्टर भंडार और सी वैद्य। और आपको विदेशी वंश के बारे में कौन कहता है? कर्नल टॉड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो रीति रिवाज हैं वो विदेशों से मिलते हैं, शक सीथियों जो यूची जातियाँ थी उनसे मिलते हैं। गुर्जर वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराणों में क्या मिलता है कि गुर्जर क्या है? विदेशी है। और एक गुर्जर का जो इनकी जो वो था शासन कहाँ किया था? गुजरात पे किया था। तो इसलिए इन्हें गुर्जर या गुजरात, इस वजह से इनको गुर्जर वंश से संबंधित बताया जाता है। तो आपका हमने इतना टाइम लिया, इसके लिए धन्यवाद कि आपने अपना भी टाइम दिया। तो हमने इतना तो पढ़ ही लिया है कि राजपूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी। सिर्फ हमको ये याद रखना है, बाकी हमें कुछ ध्यान नहीं देना, इतना ही याद कर लेंगे काफ़ी है। जो मेन बात होगी वो आगे होगी कि राजपूतों के कौन कौन से वंश ने कहाँ कहाँ पर शासन किया। मेन इतिहास हमारा अब शुरू होगा, या फिर शायद टाइम हो गया है, अगली क्लास में ही वो शुरू हो पाएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आखिर राजपूतों ने कहाँ कहाँ पर शासन किया, इस रियासत में कौन से राजपूत शासक थे। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हम आपसे विदा